गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आज की मैथ्स की क्लास में। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिनकी नहीं चल रही उनके लिए एक मेरा छोटा सा मैसेज है कि इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर योर ड्रीम बिकम्स योर सेक्रीफाइस। ठीक है, कुछ लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर ड्रीम्स बिकम योर सेक्रीफाइस। ऑलराइट, अगर आप अपने सपनों के लिए त्याग नहीं करेंगे तो आपके सपने आपका त्याग बन जाते हैं। ठीक है, तो इस मैसेज के साथ मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कृपया पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, और अदरवाइज़ आप लेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक्स इस लेक्चर में। पहला है सवाल का बीजीय निरूपण, यानी कि आपके पास कोई भी स्थिति दी गई होगी, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में या एक एल्जेब्राइक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग सीखेंगे। ये आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, एक चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण, इनमें भी। ठीक है, तो सवाल को गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे। दूसरा, डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक वर्ग बहुपद या एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा और उसको पहचाने कैसे, ये चीज़। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको सीखनी है। और तीसरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण का मूल, यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या पहचानना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं निकालना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 3 मेथड्स। ऑलराइट, टोटल 5 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें से हम लोग आज 3 ही मेथड्स की बात करेंगे, बाकी 2 मेथड्स अगले लेक्चर में। और चौथा है वेरीफाइंग रूट्स, यानी कि अगर आपको कोई रूट दिए हों तो क्या वो समीकरण के रूट है या नहीं है, या वो मूल है या नहीं है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें अगर आप अंत तक देखते हैं तो, और शेयर ज़रूर करें जो आपके दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहे उनसे। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, अ ट्रायंगुलर गार्डन ऑफ एरिया 500 मीटर स्क्वायर इज टू बी मेड इन विच द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द ट्रायंगल शुड बी 30 मीटर्स मोर देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ऑलराइट, तो इस सवाल में आपको बताया है कि एक फील्ड बनानी है, एक क्या बनानी है, क्यारी बनानी है, किस आकार की, एक त्रिभुज के आकार की। ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि जो बेस होगा यानी कि जो आधार होगा वो उसके शीर्ष लंब यानी कि हाइट से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 30 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? ऑलराइट, तो ये इसको बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व, लेट द लेंथ ऑफ let the let the height of triangular field या गार्डन, जो भी बोले, उसका आप क्या मान रहे हैं, उसके ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड बी एक्स, अगर आप उसको एक्स मान लें। ठीक है, तो वैसे ही जैसा कि सवाल में कहा है, तो बेस क्या हो जाएगा, देन बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। तो आपका आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, 30 मीटर अधिक, इससे 30 मीटर अधिक, x प्लस 30 मीटर्स। ऑलराइट, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अभी आपको क्या दिया हुआ है, 500 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, है ना। आपको बताया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना दिया है, 500 मीटर स्क्वायर, पर हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया, 500 मीटर स्क्वायर, तो लिख लीजिए 500 मीटर स्क्वायर 1/2। बेस कितना है आपका, x प्लस 30, और साथ में हाइट क्या है आपका, x है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 2 पक्षांतर हो जाएगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा, 1000 बराबर x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 30 इंटू एक्स मतलब 30x। इसको मैं कंक्लूड कर कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 1000, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ध्यान देंगे,
ये जो आपके पास लास्ट में समीकरण मिला है ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक चर का द्विघात समीकरण। ध्यान दो, एक चर क्यों कहा जा रहा है ना, आपने एक चर का रैखिक समीकरण में भी देखा था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही चर होता था। यहाँ पे पूरे समीकरण में सिर्फ एक चर यानी कि एक वेरिएबल है, कौन सा, एक्स है, ओनली एक्स दिखाई दे रहा है, कोई वाई दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसको एक चर का रैखिक एक चर का समीकरण कहेंगे। और इसे द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे समीकरण की घात क्या है, दो, अधिक से अधिक घात कितनी मिली हुई है आपको, दो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक चर का द्विघात समीकरण, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फॉर्मुलेशन, कैसे बनाया जाता है सवाल को गणितीय रूप में या एल्जेब्राइक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, बीजी रूप से बीजी निरूपण कैसे किया जाता है वो मैंने आपको अभी बताया है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, एक 800 मीटर स्क्वायर की एक आयताकार क्यारी बनानी है, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो। तो सवाल की स्थिति क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर का एक क्या बनाना है आपको, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है, ठीक है, तो आपको बताना है और तो उसके लिए समीकरण बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी होगी। तो इसका हल देखते हैं। हल, सबसे पहले माना क्यारी की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या होगी, आप मान लो x, क्यारी की अगर चौड़ाई आप x मानते हो तो क्यारी की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है उसकी चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। ऑलराइट, ठीक है, इसके साथ क्या दिया हुआ है, क्यारी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो लंबाई आपको कितने दी गई है 2x और चौड़ाई कितने दी गई है x, और वैसे ही क्षेत्रफल भी आपको कितना बताया हुआ है 800 वर्ग मीटर, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2x का स्क्वायर बराबर 800, या फिर ऐसे बोलो 2x का स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देख लो, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका एक वर्ग समीकरण है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, द्विघात का, एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है। आई होप कि आपको अब फॉर्मुलेट करना आ गया होगा, सवाल कैसे फॉर्मुलेट करते हैं ये पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि परिभाषा और पहचान। आप कैसे परिभाषित करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक द्विघात समीकरण को, और उसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघात समीकरण क्या होता है, एक चर का समीकरण होता है, समझ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ चर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे वो x रहे या y रहे। अगर x है तो सिर्फ x दिखाई देगा आपको पूरे समीकरण में, y है तो सिर्फ y दिखाई देगा। ऑलराइट, और वैसे ही द्विघात समीकरण इसलिए कहा जाता है उसे, क्योंकि उस पूरे समीकरण की अधिक से अधिक अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी, यानी कि उसका डिग्री क्या होगा ऑफ इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है इसको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है उसका मानक रूप है, ठीक है, मानक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक द्विघात समीकरण को मानक रूप से कैसे दर्शाते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है ना, या जनरल फॉर्म हो गया। ऐसा जहां भी दिखाई दे आपको वो क्या है, एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान देंगे यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, क्या कह रहा हूँ, a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। a क्या है यहाँ पे, एक कोफिशिएंट है, यानी कि गुणज है, इस गुणज का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, गुणा में आएगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये इतना आप देख के कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि इस समीकरण की अधिक से अधिक घात क्या हो रही है, 1, ठीक है, तो इस समीकरण की घात 1 हो जाएगी, इसीलिए a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ध्यान देंगे, मतलब द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर का होना आवश्यक है। ऑलराइट, वैसे ही b और c, a b एज वेल एज c, ये तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, समझ रहे हैं, कांस्टेंट्स यानी कि नियतांक कह सकते हैं, और गुणज कहा जाता है इन्हें, ठीक है, गुणज।
या गुणांक कहा जाता है, सॉरी गुणांक। ये क्या है, आपके गुणांक है। ऑलराइट, तो हमेशा देखेंगे। अच्छा ठीक है, इतना समझ लिया आप लोगों ने। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 1 जो आपका बहुपद था, वहाँ भी आप लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक द्विघात बहुपद पढ़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद है, ठीक है। और वैसे ये क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है। ऑल राइट, ध्यान दो, द्विघात बहुपद क्या है। अगर मैं लिखूं 2x² माइनस 30x प्लस 20, ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। समझ रहे हैं, ये क्या है, आपका एक बहुपद है। इसको आप px से भी दर्शा सकते हैं, x में एक बहुपद कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को इस प्रकार से लिखूं 2x² माइनस 30x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक समीकरण है, बराबर 0, यानी कि एक समीकरण के रूप में आ गया। समझ में आ गया, एक इक्वेशन के रूप में आ गया। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है। ये एक इक्वेशन के रूप में आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 ही हो, यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैटर नहीं करता, लेकिन इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। तो इस तरह से क्या आएगा, एक समीकरण आता है, और ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उस चैप्टर से, बहुत कुछ हम लोग उस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो हमेशा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी कि एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको समझ में आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल है x² माइनस 3x इक्वल्स टू 0। क्या एक बहुपद है, ये है या नहीं है, बिल्कुल होगा, ये एक बहुपद होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देख लो फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे आपके पास क्या है, x² माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 है, a के जगह पे क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको फॉर्मेट में लिखूँ आपके, तो x² माइनस 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, या 1x² लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें इसको और इसको, तो आपको कोफिशिएंट्स के वैल्यू यानी कि नियतांक या गुणांक के वैल्यू क्या मिल जाएंगे, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0, ठीक है। ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पे आपको क्या मिल रहा है, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0। वैसे ही एक और उदाहरण अगर आप लोग देखें तो x गुणा x माइनस 5 बराबर 0। क्या ये एक बहुपद है, सॉरी, क्या ये एक वर्ग समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये क्वेश्चन। ध्यान दो, x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इस बहुपद की घात क्या है, 1 है, ऐसा है क्या, नहीं। इसको सरल करके लिखो, ठीक है। क्या होगा, x इंटू एक्स कितना हो जाता है, x² माइनस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 0। तो फिर से ध्यान देंगे, ये इसी फॉर्मेट में है, तो ये भी क्या है, एक, ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। कोई डाउट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं कौन से नहीं है, आपको पहचानना आना चाहिए। तो 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने और लिखता हूँ, पहचानिए कौन से हैं कौन से नहीं है। देख कर बताइए कि कौन से वर्ग बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण है और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। और ये जल्दी से आप लोग पढ़िए और इसके कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत रिप्लाई दे दीजिए कि कौन से आपको लगते हैं कि वो वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कुछ समय में दे रहा हूँ। तब तक मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, है ना। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा यहाँ से, आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और ख़ासकर आपको उनसे शेयर करना है जो लोग पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ध्यान दें, ये ख़राब समय चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, और इस समय पे आपकी क्लासेस रेगुलर शायद ना चल पाए, ठीक है। तो ये मेथड है जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके हेल्प से ही आपको करना है जो हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें, और आई होप कि आपने क्वेश्चंस बना लिए होंगे, ठीक है। उसके रिप्लाई सेक्शन में डाल दीजिए कि कौन से आपको लगते हैं वर्क
वर्ग समीकरण है, कौन से वर्ग समीकरण नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, मैं बताता चलता हूँ आपको। पहले देखते चलेंगे, क्या आपको लगता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या लगता है ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू? ठीक है, ऐसे देख के शायद ना समझ में आए, कुछ लोग गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि जब भी आपको ऐसा कोई सवाल मिले उसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना, उसको सरलतम रूप में लिखें, सिंप्लीफाई करके लिखें। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर 0 ऐसा लिखा हुआ है, तो हमेशा आपको क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स को खोल लेना है, उसी के बाद आपको समझ में आएगा क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू मतलब 2x माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस टू बराबर 0, और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x माइनस एक्स, एक्स बच गया माइनस टू बराबर 0। देख लो, ये भी क्या है, आपके जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, आपका वर्ग बहुपद ज़रूर होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दो। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 9, देखने में ही पता चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे बी की जगह क्या है, 0, और साथ में सी है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दो 0x लिखा हुआ है क्योंकि x का कोई पद नहीं था, तो इसको मान सकते हैं 0 गुणा x है। ठीक है, यानी कि b का वैल्यू क्या है, 0 है। ध्यान देंगे, मैंने कहा था a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन b और c 0 हो सकता है। ठीक है, b और c 0 हो सकता है। ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये आपको लग रहा है एक बहुपद है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2, बिल्कुल ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये भी होगा ही बिल्कुल। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये भी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, मुझे बताओ, क्या ये, इन क्वेश्चन को देख लिया आपने, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0, ठीक, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? क्या आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देख पा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं। ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बी के जगह पे क्या है, माइनस रूट 3। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये वास्तविकता में यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, रूट x है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? x और रूट x में कोई फ़र्क है या नहीं है? यहाँ पे x के घात में 1 है, यहाँ पे x के घात में 1/2 है। ध्यान देंगे, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि किसी भी समीकरण को एक चर का द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले बहुपद होना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? अगर वो बहुपद होगा तभी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ रहे हैं? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले उसे क्या होना ज़रूरी है, एक बहुपद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में सोचेंगे, पहले बताइए क्या ये बहुपद है? मैंने आपको पहले चैप्टर बहुपद में पढ़ाया हुआ है कि कौन सी चीज़ें बहुपद होती है, कौन से समीकरण, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी पॉलिनोमियल, विच अलजेब्रिक इक्वेशन विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक पॉलिनोमियल में चर की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, चर की घात हमेशा हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चर की घात यानी कि वेरिएबल है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है,
यहाँ पे भी x है, तो क्या आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर में तो x की घात क्या है, 2 है, यहाँ पे x की घात क्या है, अंडर रूट एक्स को आप क्या कहते हैं, x की पावर में 1/2। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम सबसे पहली बात कि ये जो आपका मैंने समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो समीकरण मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है, ठीक है, ये पहली बात है, बहुपद ही नहीं है, समझ रहे हैं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बहुपद होना ज़रूरी है। टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक द्विघात समीकरण होने के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। आप पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकते, ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके लिए एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। वैसे ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। -5 रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर में 1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑल राइट, ये एक द्विघात समीकरण है ही नहीं, एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अलग टाइप के थोड़े। आप मुझे उनमें बताइए कि कौन से बहुपद होंगे, कौन से नहीं होंगे, कोई जल्दी की बात नहीं है, देख के बताइए। x माइनस 2/x इक्वल्स टू -x, क्या ये एक वर्ग बहुपद है? ठीक है, ध्यान देंगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। बताइए मुझे, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है क्या? देखकर तो लग रहा नहीं है। इस समीकरण में घात 2 दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं। क्या ये आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मानक रूप में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए। देखते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्या ये कुछ और हो सकता है जो हमको दिखाई ना दे रहा हो सामने। तो कभी भी सवाल को देखते ही ना जज करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। यहाँ पे x है, x माइनस 2/x, इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानो, एलसीएम लो, 1 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 1 मतलब x होता है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 बराबर -x, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये x इंटू -x कितना हो जाएगा, -x का स्क्वायर। -x का स्क्वायर पक्षांतर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, क्या अब ये स्टैंडर्ड रूप में दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे b इंटू एक्स वाला पद है क्या? नहीं है, यानी कि b की वैल्यू क्या है, 0 है, और c की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक चर का द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो कभी भी यहाँ पर देख के ही जज ना करें, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या है, समझ में आ जाएगा कि वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करनी है अपने को, ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन और है आपके सामने, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। तो आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है, वरना वीडियो को कंटिन्यू करें, आगे देखें क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है? आंसर इज नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, चैप्टर के नाम में क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिंगल वेरिएबल होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक y है और एक z है ना। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक y है और एक z है। तो ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2 ही है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, नो डाउट।
लेकिन ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, दो चर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें भी हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डिवाइड बाई 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं हम, एलसीएम लो। 1 डिवाइड बाई 1 मतलब ये भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 मतलब एक्स क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एक्स का क्यूब होगा। ठीक है, एक्स डिवाइड बाई 1 मतलब कि एक्स, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स का क्यूब प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर एक्स इंटू 1 क्या होता है, एक्स, और सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स का क्यूब है नहीं? यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि एक्स की घात क्या है, मतलब इस समीकरण की घात क्या है, 3 है। समीकरण की घात क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए। तो मैं फाइनली एक बार डेफिनेशन आपके सामने फिर से दोहरा दूं कि एक चर का द्विघात समीकरण वो समीकरण होते हैं जिनमें एक ही चर उपलब्ध हो और उस समीकरण की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। समझ में आया क्या आपको? ऑलराइट, इंग्लिश में भी दोहरा दूं, अ इक्वेशन कंटेनिंग अ सिंगल वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ इक्वेशन शुड बी 2। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, आई होप ये सेकंड टॉपिक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं रूट्स की तरफ। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरणों के मूल निकालने के लिए कुल मिला के मैं आपको 5 विधियां बताऊंगा पूरे चैप्टर में, जिसमें से 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहली विधि है बाय टेकिंग आउट कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ निकाल कर मूल ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि आपको कॉमन पोर्शन क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर लेना है, कोष्ठक से बाहर निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, यानी कि सर्व समीकाओं का उपयोग करके आपको मूल निकालना होगा। ठीक है, सर्व समीकरण कौन कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये सारी सर्व समीकरण आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ी हुई हैं, उन्हीं का उपयोग करना है हमें। ठीक है, और तीसरा है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणन खंडन विधि भी कहते हैं। ये मेथड आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन ज़रूर करें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ में बने रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय टेकिंग आउट कॉमन, उभयनिष्ठ निकालना। ठीक है, क्या निकालना, उभयनिष्ठ। कॉमन लेकर क्या निकालना है आपको, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा ये। मान लो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ठीक, तो इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सिंप्लीफाई करो, मतलब कोष्ठक से बाहर निकालो, क्या कॉमन है, एक्स, और यहाँ भी एक एक्स, तो एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स निकाल लिया तो अपना कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0। इसको क्या कह सकते हो, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ध्यान देंगे, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये जो समीकरण है आपका, ये इक्वेशन है, ये इक्वल टू 0 है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 के बराबर है। तो ये इक्वेशन जो है दो कारणों से 0 हो सकता है। पहला, या तो ये वाला जो x है ये 0 हो, है ना, अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहला कारण होगा x बराबर 0 हो जाए अगर, है ना। और दूसरा कारण क्या होगा कि x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए, है ना, कि x बराबर 0 हो जाए या x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए। दोनों ही स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेथड होता है आपका रूट्स फाइंड आउट करने का। तो पहला रूट आपका क्या आ गया, x बराबर 0,
और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x बराबर -1। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वेरिएबल के ऐसे वैल्यूज होते हैं जो इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि चरों के ऐसे मान होते हैं जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। समझ रहे हैं, इस समीकरण को जो संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, रूट होगा, इस समीकरण को जो संतुष्ट करेगा वो। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो मैंने आपको चौथा टॉपिक बोला हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि आपको क्या करना है, रूट है या नहीं है, मूल चेक करना, तो उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। अगर मैं बोलूं आपको सबसे पहले चेक करना है x बराबर 0 इस समीकरण का शून्य या मूल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको x का वैल्यू 0 रख के LHS में देखना होगा कि क्या वो RHS के बराबर आ रहा है। तो LHS आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 0 रख के देखो, 0 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर 0 आ गया क्या, तो आपका LHS आ गया 0 और RHS भी क्या है, 0 है या नहीं है। मतलब ये पहला रूट जो है आपका इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। दूसरा रूट यहाँ देखो, अगर आप x बराबर -1 देखते हैं, क्या ये इस क्वेश्चन का रूट है या नहीं है, पुट करके देख लो। x बराबर आपको क्या रखना होगा, -1। तो समीकरण क्या है, LHS क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही है LHS, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो x की जगह पे -1 रखिए का होल स्क्वायर प्लस -1, कोष्टक लगाना ना भूलें। ठीक है, माइनस प्लस में दिक्कत होगी, वरना -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1, और साथ में प्लस व इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस, तो ये भी कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे फिर आप देख लो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि मूल की जांच करना। तो आपने देखा कि हमने जो मूल प्राप्त किए हैं x बराबर 0 और x बराबर -1, दोनों ही इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को संतुष्ट करते हैं, यानी कि वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर -5x इक्वल्स टू 0। तो आपको इस क्वेश्चन के क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वही विधि अपना रहे हैं हम लोग। कौन सी विधि पे ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट वाले मेथड, उभयनिष्ठ निकालकर मूल ज्ञात करना, यानी कि फाइंडिंग आउट रूट्स यूजिंग टेकिंग कॉमन मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखो x कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x -5 इक्वल्स टू 0। फिर मैं वही कह सकता हूँ x गुणा x -5 बराबर 0। तो ये उपरोक्त समीकरण, ये जो समीकरण मैं बोल रहा हूँ, ये समीकरण दो कारणों से 0 हो सकता है। पहला, ये x 0 के बराबर हो जाए, 0 गुणा x -5 0 होता है, और या फिर x -5 0 के बराबर हो जाए तो भी ये समीकरण 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 आ गया पहला, और x -5 बराबर 0 आ गया दूसरा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, और x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए आपके मूल बराबर x बराबर 0 और 5। ठीक है, तो ये आपके दोनों रूट्स हो गए इस समीकरण को। ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अगर आपको वेरिफिकेशन करना हो तो कुछ नहीं करना, आप पुट कर दीजिए x बराबर 0 एक बार पुट करके देखिए, और x बराबर 5 दूसरी बार पुट करके देखिए, क्या ये LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं है। तो सिंपल है, LHS बराबर एक्स स्क्वायर -5x बराबर 0 स्क्वायर -5 इंटू 0, यानी कि 0, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक, सेकेंडली 5 स्क्वायर -5 इंटू 5, ठीक है, कितना आ गया, 25 -25, ये भी 0। तो यहाँ वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, डाउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के सेकंड मेथड, यानी कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, सर्व समीकरणों का उपयोग कर रूट्स फाइंड आउट करना, इस मेथड को देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किन सर्व समीकरणों का उपयोग आप लोग करने वाले हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली सर्व समीकरण। दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वैसे ही तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, ये तीन सर्व समीकरणों का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करो, कैसे हो सकता है? एक्स स्क्वायर 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। यानी कि इसको आप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है? 3 है। तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 3, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर वही बात कि ये समीकरण जो है दो कारणों से शून्य के बराबर हो सकता है। पहला, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो दोनों केस देख लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x बराबर -3 पहला रूट और x बराबर +3 दूसरा रूट। ठीक, यानी कि अगर आप x का वैल्यू -3 रखते हैं इक्वेशन में, तो ये LHS बराबर RHS आ जाएगा। -3 रख के देखो, -3 रखा तो 3 -3 इंटू -3 मतलब 9 पॉजिटिव में, +9 -9 0 हो रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन अगला देखो, x बराबर +3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 9 - 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपका वेरिफिकेशन सही बैठ रहा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनली एक लास्ट समीकरण बनने के बाद रूट्स निकालना आ गया होगा। लेकिन इस सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 चौक 20। ठीक है, 20x वापस आ जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। लिख सकते हैं क्या? ध्यान दो, एक फॉर्मूला दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे इसको भी। ए की जगह पे क्या है? 2x है, बी की जगह पे क्या है? 5 है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे कैसे लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैंने वही फॉर्मूले को लिख लिया। ठीक, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 बराबर 0। फिर वही बात, ये समीकरण दो कारणों से 0 हो सकता है। पहला, या तो ये कोष्टक 0 के बराबर हो जाए या ये कोष्टक 0 के बराबर हो जाए। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x बराबर 5 यानी कि x बराबर 5/2। तो पहला रूट क्या आ गया? x बराबर 5/2। चिंता करने की बात नहीं है, दूसरा रूट भी x बराबर 5/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रूट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, एक ही वैल्यू ऐसी है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी, x बराबर 5/2। ठीक है, वेरिफिकेशन फिर से बता दूँ, x बराबर 5/2 रखना है। ठीक है, मूल की जांच करना, इसी को बोलते हैं मूल की जांच करना। तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो गया? 5/2 का होल स्क्वायर, ये LHS की तरफ देख रहे हैं बस हम। ठीक है, माइनस 20 इंटू 5/2 और प्लस 25, 4 गुणा 5 25/4 माइनस 20 गुणा 5 गुणा मतलब 100/2 यानी कि 50 प्लस 25। तो ये और ये कट गए, 25 प्लस 25 50 माइनस 50 बराबर 0। तो LHS आपका आ गया 0 और RHS भी क्या दिया हुआ है? 0। तो ये जो आपका वैल्यू है x बराबर 5/2 विल बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक, तो दूसरी विधि भी हम लोगों ने समझ ली है। नंबर 3 है बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंडन विधि से आपको क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, रूट ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देंगे, फैक्टराइजेशन मैंने चैप्टर क्रमांक 1 यानी कि बहुपद में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको फैक्टराइजेशन की विधि समझाने वाला हूँ, तो कृपया ध्यान देंगे, इस लेक्चर को पूरा देखें। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है? आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करनी होती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो कंपैरिजन करने पे a का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 1, b का वैल्यू क्या मिल गया? -8 और c का वैल्यू क्या मिल गया? -384। ठीक है, ऑल राइट। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस पूरा नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है,
प्रोसेस क्या होगा, आपको सबसे पहले a इंटू सी की वैल्यू निकालनी होती है। a इंटू सी कितना आएगा, 1 इंटू 384 मतलब -384, ये आ जाएगा आपका -384। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 384। तो अब आपको क्या करना होता है, इस मध्य पद बी को, ये मिडिल टर्म बी को इस प्रकार खंडित करना है, इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 384 के बराबर, और एडिशन क्या आना चाहिए, वापस बी के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा विधि क्या है, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम आता है। ठीक, 384 को कैसे लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 9 ज़ा 18, 2 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे 6, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 8 ज़ा 16, 2 24 टाइम्स 2 12 टाइम्स 2 6 2 3। ठीक है, अभी आपको ये करने के बाद क्या करना होता है, हम लोग लिखते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 384। ये जो 384 है, इसके पॉसिबल फैक्टर यानी कि पॉसिबल खंड क्या हो सकते हैं, गुणनखंड क्या हो सकते हैं। 384 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 192 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और वैसे ही 4 इंटू 96 लिख सकते हैं, हाँ। वैसे ही यहाँ देखो 2 इंटू 192 लिख सकते हैं, 2 टू द 4 इंटू 96 लिख सकते हैं, 8 इंटू 48 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और वैसे ही क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 24 लिख सकते हैं क्या, और वैसे ही 32 गुणा 12 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 64 गुणा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही क्या लिख सकते हैं, 128 गुणा 3 लिख सकते हैं, है ना। इतने फैक्टर्स आप लिख सकते हैं, कुछ और फैक्टर्स लिख सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे कुछ और फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, इन सभी फैक्टर्स में से सबसे सूटेबल फैक्टर लेना होता है, जिससे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखो, ध्यान दो, कंजेस्टेड हो रहा है थोड़ा, लेकिन मैं लिख दूं यहाँ पे, बी को आपको क्या करना है, दो पदों में तोड़ना है, जिनका योग क्या आना चाहिए, वापस वही बी आना चाहिए, और जिनका गुणन क्या आना चाहिए, 384, यानी कि ए गुणा सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, बी को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसका गुणन -384 के बराबर आ जाए, और जिनका योग वापस क्या आ जाए, बी के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बी के जगह पे -8 चाहिए, है ना। -8 कब आएगा, जब बड़ा पद क्या होगा, माइनस में होगा, है ना, बड़ा पद क्या होगा, माइनस में होगा, और छोटा पद क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका डिफरेंस, अंतर कितना है, 8 हो, 16 और 24 कितना अंतर है इसका, 8 है क्या। ठीक है, तो 24 में अगर मैं 16 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन ये तो +8 हुआ, हमको क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, मतलब बड़ा पद क्या हो जाएगा, माइनस में, और छोटा पद क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आप बी को क्या लिख सकते हो, बी कितना था आपका, -8, यानी कि इसको लिख सकते हैं -24 + 16। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, -24 + 16। कृपया नोट डाउन कर ले, मैं मिटाने वाला हूँ, है ना। तो मैंने बताया ए गुणा सी की वैल्यू आ गई थी -384, और वैसे ही बी की वैल्यू क्या थी, -8 थी। तो अब हम क्या करेंगे, बी को -8 को क्या लिखेंगे, -24 + 16, और ये कैसे आया मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो अब इस समीकरण को वापस ले लो, सॉल्व करने पे आ जाओ, x² - 8x - 384 = 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² -8 के जगह, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस लगा लो, प्लस, और -8 को क्या लिख सकते हो आप, -8 को क्या लिख रहे हो, -24 + 16। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि -8 मैंने अलग किया था, है ना, माइनस को अलग करोगे तो बाहर प्लस ही ना आएगा। तो -8 बराबर -24 + 16 लिख सकते हैं, गुणा x - 384 बराबर 0। ठीक है, x² -24x + 16x - 384 बराबर 0। कॉमन निकालो, यहाँ भी क्या होगा, x बाहर आ सकता है क्या, x -24 बन जाएगा, और यहाँ पे +16 बाहर आ सकता है क्या, x माइनस, यहाँ भी 16 इंटू 24 ही था ना 384, तो यहाँ भी 24 आ जाएगा, बराबर 0। ठीक, x - 24 और x - 24 ये कोष्टक कॉमन है दोनों जगह, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। x - 24 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा,
x माइनस 24 निकला तो x बच गया प्लस 16 बच गया बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 24 और दूसरा पद आ गया x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आने के बाद आपको रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन बताया था, अब रूट्स बता रहा हूँ। तो रूट्स निकालना बहुत आसान है, रूट्स बहुत सिंपल तरीके से निकलता है, अभी तक आप लोगों ने देखा है। x माइनस 24 और x प्लस 16 है, तो ये बराबर 0 आ रहा है, तो ये दो कारणों से 0 होगा। या तो x माइनस 24 आपका 0 हो जाए, या फिर x प्लस 16 आपका 0 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 24, ये पहला रूट है। x की वैल्यू आ गई माइनस 16, ये दूसरा रूट है। ठीक है, पहला रूट और दूसरा रूट। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करना चाहो तो बड़े आराम से हो जाएगा वेरिफिकेशन। आप कोई भी एक वैल्यू रखो समीकरण में और देख लो 0 आ रहा है LHS बराबर RHS या नहीं। ठीक है, तो LHS क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384। ठीक, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 24 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 24 माइनस 384। तो 24 कितना होता है 576, और यहाँ पे 8 गुणा 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 19। ठीक है, माइनस 384 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 0। ठीक, तो ये आपका LHS आ गया 0, जो कि बराबर है किसके RHS के। RHS भी कितना था 0, यानी कि वेरिफिकेशन हो चुका है। ये आपका हो गया मूल की जांच, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, है ना। ऑलराइट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 का मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया। फैक्टर क्या आया था, कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस 24 और साथ में x प्लस 16, ये आपके हो गए दोनों फैक्टर्स। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया मैंने ये। ठीक है, और वैसे ही आपका दूसरा क्या हो गया रूट्स, रूट्स फाइंड आउट किया, फिर वेरिफिकेशन भी किया। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 रूट 2 और c की वैल्यू है माइनस 6। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा a इंटू सी कितना आ जाएगा माइनस 6, और b की वैल्यू है 2 रूट 2। तो आपको इस b को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए माइनस 6 आ जाए, और इसका एडिशन क्या आ जाए वापस 2 रूट 2 आ जाए। तो वो दो टर्म्स होंगे फैक्टर्स, क्या क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 2 रूट 2। क्या लिखूँ मैं, देख लो, सॉरी फैक्टर्स ऑफ 6 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 रूट 2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा माइनस रूट 2। ध्यान दो, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो आगे ये वैल्यू 6 और यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ माइनस 6 चाहिए। तो 3 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 कितना होता है माइनस 6 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ माइनस 6, ये हो जाएगा। और साथ में देख लो इनका एडिशन करोगे जब 3 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 कितना आ जाएगा 2 रूट 2, है ना। तो ये वापस आपको वही b मिलने वाला है। तो b को हम लोग स्प्लिट करेंगे 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहीं सॉल्व करना चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 2 और साथ में प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, कॉमन निकालो, x कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा माइनस रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। x प्लस 3 रूट 2 सॉरी x प्लस 3 रूट 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस 3 रूट 2 और x प्लस 3 रूट 2 क्या है कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 3 रूट 2 लिख लीजिए बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, x का पहला रूट क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 2, देख लो ये 0 के बराबर होगा तो पक्षांतर होगा माइनस 3 रूट 2 आएगा, और दूसरा क्या होगा प्लस रूट 2। तो ये क्या हो गया दोनों रूट्स हो गए। इनका वेरिफिकेशन बहुत आसान है, इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। a की वैल्यू है 4 रूट 3, b की वैल्यू है प्लस 5 और c की वैल्यू है माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो फिर से आपका a इंटू सी कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में 8 और यहाँ पे 3 गुणा 2, सॉरी ये भी कितना था
4√3 था, है ना। तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, तो 8 3 24 -24 वैल्यू आ रही है। ठीक है, a इंटू सी कितना आ गया -24 आ गया। तो आपको b यानी कि मध्य पद को b को ऐसे तोड़ना है कि एडिशन क्या आ जाए +5 आ जाए और गुणन क्या आ जाए 24 आ जाए। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 24 कैसे लिख सकते हो आप, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 6, 6 चौक 24 होता है। ठीक है, और वैसे ही सॉरी -20, ठीक है 24, 6 चौक 24 होता है, और 8 तियाँ 24 भी होता है, और कुछ होता है क्या, 12 गुणा 2 भी होता है। आपके काम का कौन सा है, ठीक है, जिसका अंतर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो यही वाला है क्या, है ना। लेकिन आपका ये को कैसे लिखना होगा, +8 -3 या +-3। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आएंगे 8 और -3। ठीक है, ठीक, ये आ जाएगा आपका 5। तो सिंप्लीफाई करना चालू करो, 4√3 मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। तो कैसे हो जाएगा 4√3x² प्लस 8 -3 और साथ में x माइनस 2√3 बराबर 0। ठीक है, 4√3 और 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x और यहाँ पे 2√3। ठीक है, बराबर 0। कॉमन निकालो, क्या निकल सकता है कॉमन, x है 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4x कॉमन निकाल लिया मैंने। तो क्या बच जाएगा √3 इंटू एक्स, और यहाँ पे 4x बाहर आ गया तो +2, और यहाँ पे वैसे ही -3 बाहर √3 -√3 बाहर निकाल लूँ अगर मैं, ध्यान दो √3 बाहर आएगा तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा √3 बचेगा, √3 इंटू √3 3 आता है, तो √3x बच जाएगा अंदर में, और यहाँ पे भी √3 बाहर आ गया माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा +2 बराबर 0। तो यहाँ देखो ये कोष्टक कॉमन है, तो √3x + 2 और साथ में 4x माइनस √3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया आपका √3x + 2 बराबर 0, और दूसरा 4x माइनस √3 बराबर 0। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा √3/4। ठीक, ये दोनों हो गया आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिफिकेशन बहुत आसान है, x की वैल्यू यहाँ रख दो LHS में, वो आ जाएगा RHS के बराबर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, x² - 4√2x + 6 = 0। वही करना है, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4√2 और c की वैल्यू आ जाएगी +6। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a गुणा c आ गया आपका 6 के बराबर, और साथ में b की वैल्यू आ गई -4√2। ध्यान देंगे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है -4√2 दिख रहा है आपको, मतलब b को रूट के टर्म्स में ही तोड़ना है, समझ रहे हैं, b को रूट के टर्म्स में ही तोड़ना है, रूट रहेगा ही रहेगा, है ना, वरना यहाँ पे रूट एडिशन में वापस नहीं आ सकता। इसीलिए तो आपको रूट के टर्म्स में दो ऐसे पद खोजने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो 6 के बराबर आता हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो -4√2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3√2 इंटू सॉरी -3√2 माइनस √2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3√2 माइनस √2 यानी कि -4√2 आ रहा है ना, ये आपका बन रहा है। और देख लो साथ में इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है 6 के बराबर होता है, ये भी चेक कर लो, -3√2 इंटू -√2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 इंटू √2 2, और 2 गुणा 3 6। ठीक है, तो आपके टर्म्स कैसे टूटने वाले हैं, b कैसे टूटेगा आपका, b कैसे टूटेगा -3√2 और -√2 में। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x² - 4√2 है ना, x + 6 बराबर 0, x² माइनस यहाँ प्लस कर लो -3√2 और -√2 इंटू x + 6 बराबर 0, x² - 3√2x और यहाँ पे -√2x + 6 बराबर 0। ठीक, कॉमन निकालो, x बाहर आ सकता है, x - 3√2, और यहाँ पे -√2 बाहर आ सकता है, तो x - 3√2 यहाँ भी बराबर 0। x कोष्टक बाहर निकाल लो, x - 3√2, ये पूरा पूरा कोष्टक कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -√2।
बराबर 0, रूट्स आ गए, x बराबर 3√2 और दूसरा x बराबर √2। वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।